Hello everyone. So welcome back to my channel. This is Neha Thakur. Learn sociology with me. So today I am going to discuss about my strategy कि मैंने अपना जो NTA UGC नेट एग्ज़ाम है सोशोलॉजी में वो कैसे क्लियर करा अपने वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में, और उसके साथ ही मैंने उसके बाद 4 बार नेट क्लियर करा है और मैंने गेट एग्ज़ाम भी क्लियर करा है सेकंड अटैम्प्ट में, लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नेट के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो NTA UGC नेट एग्ज़ाम होता है वो मैंने कैसे क्लियर करा फर्स्ट अटैम्प्ट में। सबसे पहले मैं आपको पूरा डिस्क्लेमर या एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम को मैंने देने का कैसे सोचा, कब सोचा और क्यों मैंने इस एग्ज़ाम को टारगेट करा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अवेयरनेस होती नहीं है। मुझे लेटर ऑन ग्रेजुएशन करने के बाद इस एग्ज़ाम का पता चला। तो मेरा मतलब ये मोटिव था कि मैं ये अपने मास्टर्स में वही सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ जो मुझे नेट में लेना था। कि जिस सब्जेक्ट से मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है तो मैं मास्टर्स में भी वही सब्जेक्ट लूँगी। तो मैंने अपना सब्जेक्ट को जो चूज़ करा वो मैंने यही सोच के चूज़ करा कि मैं इस सब्जेक्ट में अपना नेट एग्ज़ाम टारगेट करूँगी। तो मैंने क्या करा कि मैं 2 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को कन्फ्यूज़न था, या जो 2 सब्जेक्ट थे वो मैं लेने का सोच रही थी। एक था मतलब ज्योग्राफी और दूसरा था सोशोलॉजी। तो मैं इन दोनों में से ही कोई एक सब्जेक्ट लेती। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स के नेट के मतलब क्वेश्चंस देखे। मैंने सिंपल गूगल पे डाला था। उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, कोई नेट की वेबसाइट या कुछ भी कोई कुछ नहीं पता था मुझे। मैंने सिर्फ गूगल पे डाला था कि नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी के देखे थे और सोशोलॉजी के देखे थे। तो मुझे दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखे ये कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि मैं किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ या मैं किस सब्जेक्ट से ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। तो मैं सोशोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस थे उनसे रिलेट भी कर पा रही थी, मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि हाँ, अगर मैं इसकी तैयारी करूँगी तो मैं इसमें मतलब नेट क्लियर कर सकती हूँ, या मैं इस सब्जेक्ट को मतलब मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, या फिर मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ के मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे के लिए अपने लिए रास्ता बना सकती हूँ सब्जेक्ट को पढ़ के। तो इस तरीके से मैंने अपना नेट का और या फिर यूँ कह लीजिए कि मास्टर्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट करा। और फिर वो करने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अपना फर्स्ट ईयर, हमें पता ही है कि फर्स्ट ईयर के बाद ही हम नेट के एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो मैंने अपना जो है 19 में अपना मेरा सा मास्टर्स शुरू हुआ था। तो उसके बाद मैंने 2020 का जो जून वाला फॉर्म होता है वो फिल किया था। लेकिन उस साल क्या हुआ था, एज वी ऑल नो, तो कि कोविड आ गया था। लेकिन मैंने क्या करा कि मैं भी लेट हो गई थी प्रिपरेशन करने में, हालांकि मतलब शुरू करने में मैंने मार्च के बाद, मार्च से प्रिपरेशन करना शुरू करा होगा, मार्च या अप्रैल में। बट आई डोंट नो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसे बोलते हैं कि कोविड आ गया था। तो कोविड के कारण क्या हुआ था कि एग्ज़ाम जितने भी थे सारे पोस्टपोन हो गए थे। हमारे जो जून में एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम पहुंच गया, फिर हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था, आई गेस। यस, अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो फिर क्या हुआ, उसमें मुझे फिर ज़्यादा टाइम मिल गया। मैंने फिर अपनी एज इट इज़ प्रिपरेशन शुरू करी। बट उसमें क्या हुआ पता है, जब एग्ज़ाम होने वाला था उससे 1 हफ़्ता पहले, सीरियसली 1 हफ़्ता पहले आई गॉट टाइफॉइड। मतलब मुझे इतना सीवियर टाइफॉइड हुआ था और उसके साथ ही मुझे कुछ मेडिसिन का रिएक्शन भी हो गया था कि मेरी ये हालत नहीं हो रही थी कि मैं पेपर दे के आऊँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू। बट विद ऑल गॉड ग्रेस एंड मैंने बहुत सारा अपना करेज इकट्ठा करके मैंने सोचा कि मतलब सीरियसली हम टेलिंग यू कि मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं एग्ज़ाम स्किप करने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि इस कंडीशन में मतलब एग्ज़ाम देने का मतलब है कि क्लियर होगा नहीं, क्योंकि आपने जितनी भी चाहे मेहनत करी हो, अगर आप अपना एग्ज़ाम ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं होता, आपकी उस प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं होता। आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप कितने एक्टिव हो, कितने अवेयर हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन अवेयर नहीं हो, आप उस टाइम पे अपने कॉन्शियसनेस में नहीं हो पूरे, आप अलर्ट नहीं हो, तो आप पेपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैं कहीं ना कहीं मतलब मेरी हिम्मत टूट गई थी और मैं ये समझ चुकी थी कि मतलब इस बार तो मेरा क्लियर नहीं होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। बट फिर अंदर से आवाज़ आई कि यार इतनी मेहनत करी है, या मतलब इतना करेज मतलब मैंने दिखाया था कि 7-8 महीने इतनी तैयारी करी, 6-7 महीने पूरा जी जान लगा के, ना दिन देखा ना रात देखी, जिस भी कंडीशन में थी तैयारी करी। अब लास्ट 1 हफ्ते से ये मेरे साथ इतनी बुरी सिचुएशन हो गई, तो मतलब पेपर छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं, चलो दे के आते हैं, एटलीस्ट आई विल गेट सम एक्सपीरियंस। तो वो पेपर देने गई,
मैं एग्ज़ाम हॉल में जैसे तैसे पहुंच गई, वहाँ पे बैठी, पेपर दिया। पूरा पेपर देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि पेपर मतलब जितनी मैंने तैयारी करी थी उस हिसाब से पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि मेरा क्लियर होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना एक हफ्ते में इतना सफ़र कर चुकी थी कि मेरी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। बट मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था थैंकफुली, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। लेकिन हाँ मतलब मैं उस टाइम पे एग्ज़ाम में मतलब मैंने JRF जो मिस करा वो सिर्फ 4 क्वेश्चन से मिस करा, और उस पेपर में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मतलब गलत कर दिए थे, जो कि शायद एक आई वुड से कि मैं उस टाइम पे यही बात बोल रही थी कि कोई 5th क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा अगर वो ये क्वेश्चंस करेगा तो। बट उस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल मतलब स्टेबल नहीं था ड्यू टू माई हेल्थ, और मैं मतलब लिटरली जब मैं पेपर दे रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चक्कर आ रहे हैं या स्क्रीन ब्लर हो रही है। वो खैर एक मेरा हेल्थ कंडीशन था, बट येस बाय गॉड ग्रेस एंड वो जो मेरी जितनी भी मेहनत थी 6-7 महीने की वो सफल रही। मेरा नेट क्लियर हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में, और उसके बाद मेरा लगातार अभी तक 4 बार नेट क्लियर हुआ है और गेट भी क्लियर हुआ है। बट येस अभी मेरा रिसेंट अटैम्प्ट में जो जून वाला अटैम्प्ट था उसमें भी मेरा JRF आई हैव मिस्ड बाय 4 मार्क्स, ओनली 2 क्वेश्चन, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे। सो अब आते हैं प्लानिंग वाले पार्ट पे कि मैंने कैसे प्लान करी अपनी चीज़ें इस एग्ज़ाम को देने के लिए, मैंने क्या क्या अपने रिसोर्सेज यूज़ करे या फिर मैंने कैसे चीज़ें करी। सो मैं सोचूँ रिसोर्सेज का हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करो। मैं आपको सिंपली ये बता देती हूँ कि मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रही, लाइक ओवरऑल चीज़ों को मैंने कैसे स्ट्रेटेजाइज़ किया। सो सबसे पहले आते हैं प्लानिंग वाले पोर्शन पे। सिंस हमारा जब तक मैंने प्लान मतलब प्रिपरेशन शुरू करी थी तब तक पता लग रहा था कि कोविड शुरू हो गया है और मतलब चीज़ें बंद होनी स्टार्ट हो गई थी, तो समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कि मुझे टाइम मिल जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सबसे पहले तो इसका सिलेबस मतलब देखा, सबसे पहले सिलेबस देख लिया और फिर सिलेबस को मैंने प्रिंट आउट करा लिया। प्रिंट आउट कराने के बाद मैंने देखा कि कौन कौन सी, सबसे मैं पेपर 2 की बात करूँगी, मतलब हमारा जो सोशोलॉजी वाला पोर्शन है सबसे पहले मैं उसकी बात करूँगी। तो मैंने देखा कि जो पेपर 2 में जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिनको मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, जिनसे मतलब जो ऐसी यूनिट्स है जिनको मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है कि हाँ जो कि मेरे लिए नोन है, या ये यूनिट्स ऐसी हैं कि हाँ इनको मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो मैंने उन यूनिट्स को टिक करा। फिर वो वाली यूनिट्स को देखा जो यूनिट्स बिल्कुल ही मतलब परे थी या मतलब जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, तो मैंने उन यूनिट्स को देखा। फिर उसके बाद में फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करा। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब तक नहीं देखेंगे आप मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप चाहे टारगेट कर रहे हैं आप नहीं सॉल्व कर सकते, नहीं पेपर क्लियर हो सकता आपका, क्योंकि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एग्ज़ाम जो एजेंसी करा रही है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ रही है, या वो आपसे क्या पूछ रही है, क्या डिमांड कर रही है, मतलब पेपर का क्या लेवल है, क्या डिमांड है, वो समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए और मतलब मैंने एक साल के, मतलब जैसे मैंने 20 में दिया था तो मैंने 19 का देखा, दिसंबर वाला, जून वाला देखा, तो मैंने हर एक पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करा। और मैंने फ्री सोर्सेज की भी मदद ली, यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे टीचर से बहुत सारी गाइडेंस तो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मुझे जहाँ से भी जिस भी इंसान की या जिस भी बुक से मुझे गाइडेंस मिल सकती थी मैंने उन सबको यूज़ करा। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, फिर मैं समझ गई थी कि मैं डायरेक्ट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सोचूंगी कि मेरी प्रिपरेशन हो जाए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चली जाऊँ तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं रह गया है कि आप सिर्फ पीछे साल के क्वेश्चन देख के चले जाएं या सॉल्व करके चले जाएं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। नो, इट्स नॉट गोना हैपन, ऐसा नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर अपना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी चीज़ें मतलब कहीं जाके क्लियर हो सकती हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं आपको उसका सिलेबस पहले पूरा तैयार करना पड़ेगा। सो मैंने भी वही करा। मैं समझ गई थी कि ऐसे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो मैं मतलब खुद से पढ़ सकती हूँ, या फिर जिन चीज़ों के लिए मुझे टीचर्स की हेल्प लेनी है उनके लिए मैं मतलब कैसे कैसे मुझे करना है, पहले मैंने वो देखा। सो यस, मैंने अपने पेपर 2 के लिए जैसे बहुत सारा मतलब इग्नू का मटेरियल भी यूज़ करा और मतलब कुछ फ्री क्लासेस भी जो यूट्यूब पर पड़ी हैं, या कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ
से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं उनका भी यूज़ करा। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैंने सिर्फ एक बुक को फॉलो करा। और सच तो ये है कि आप नेट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका किसी का भी सिलेबस आपको एक सिंगल बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बुक में कोई यूनिट अच्छी दे रखी हो, किसी बुक में दूसरी यूनिट अच्छी दे रखी हो, तो आप एक सिंगल सोर्स को फॉलो करके आप अपना पेपर नहीं क्लियर कर सकते। आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस सोर्स से कौन सी चीज़ अच्छी मिल रही है, तो आपको वहाँ से वाली चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ेगी और दूसरी जगह से दूसरी। तो मैंने भी यही करा। सो मैंने क्या करा ना, सबसे पहले अपने यूनिट्स के सोर्सेज डिसाइड कर लिए कि हाँ चलिए यहाँ से मुझे ये करना है, यहाँ से मुझे ये करना है, मतलब यहाँ से मेरे ये वाली यूनिट्स तैयार हो जाएंगी। सो मैंने अपनी सारी यूनिट्स का मतलब पूरा प्रिपेयर करा कि मुझे कहाँ से कवर करनी है। मैंने टीचर की भी हेल्प ली नो डाउट, और बुक्स की भी हेल्प ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प ली, गूगल की हेल्प ली। मैंने मल्टीपल जगह से चीज़ें प्रिपेयर करी। और फिर मतलब मुझे सिलेबस प्रिपेयर करने में हालांकि काफ़ी टाइम लगा था। ऐसा नहीं था कि मेरा 2 महीने में सिलेबस प्रिपेयर हो गया था। मुझे मतलब जब मैंने शुरू करा था, मैंने मार्च एंड से शुरू करा था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा लग गया था मुझे जुलाई अगस्त तक मतलब प्रिपेयर करने में, अपना सिलेबस प्रिपेयर करने में। मतलब 5 से 6 महीने आपको लगेंगे ही लगेंगे अपना सिलेबस प्रिपेयर करने में। मतलब मुझे अगस्त तक लग गया था पूरा। लेकिन मेरा वो जो सिलेबस प्रिपेयर हुआ था वो ऐसे से प्रिपेयर हुआ ना कि उसके बाद मुझे फिर ये दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे दोबारा से चीज़ें करनी पड़ेंगी, या जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो कि मुझे अब दोबारा से सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं, जो मैंने एक बार अपना फाउंडेशन प्रिपेयर कर लिया ना पूरा पक्का वाला, मतलब बहुत अच्छे से सारी यूनिट्स को प्रिपेयर करा। सबसे पहले तो फाउंडेशन प्रिपेयर करा था मैंने सोशोलॉजी का, कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई, हमारे सोशोलॉजी सब्जेक्ट कैसे सोशल सब्जेक्ट का कैसे इवोल्यूशन हुआ, या हमारा सोशोलॉजी सब्जेक्ट कैसे ग्रो करा। मतलब वो बेसिक फाउंडेशन जो था उसका वो प्रिपेयर करा। उसके बाद में अपनी यूनिट जो थी नेट की वो पढ़ी। तो ये सब करने के बाद जब मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, फिर मैंने क्या करा कि फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, फिर मैंने क्वेश्चंस को मतलब लगाना शुरू करा। फिर मतलब समझ लीजिए जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने 2004 से क्वेश्चंस लगाए थे। मतलब पहले मतलब बैक जाते हुए लगाए थे, 19, 18, 17, 16 इस तरीके से बैक जाते जाते मैंने 2004 तक क्वेश्चंस लगाए थे। मतलब और क्वेश्चंस मैंने ऐसा नहीं था कि एक बार लगा के सिर्फ छोड़ दिया था, मैंने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस लगाए थे। आई गेस मैंने 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चंस लगाए होंगे उनका। और जो क्वेश्चंस मतलब ऐसे होते थे कि मान लीजिए हमने पेपर लगाया, उसमें पहली बार में हमारे 20 या 25 या 30 क्वेश्चन गलत हुए, फिर दूसरी बार में हमारे 25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर तीसरी बार में हमारे 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। लेकिन हर बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके हर बार ही गलत हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैंने अलग से नोट कर लिया था, उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ा था, जिससे कि वो क्वेश्चन अगर बाई चांस अगर हमारे पेपर में रिपीट होते हैं तो वो गलत ना हो। और उसके अलावा मैंने जैसे सेट एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी पढ़ा था, उनको भी मतलब देखा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अब मैंने 4 बार नेट का एग्ज़ाम दिया, चारों बार मैंने क्लियर हुआ है। तो उसमें मतलब अभी 2 बार से नेट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। मतलब पेपर वो बहुत ज़्यादा लेंदी बनाने लगे, स्टेटमेंट बेस्ड बनाने लगे। पहले क्वेश्चन क्या होता था, डायरेक्ट आते थे, लेकिन अब उनका पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। वो अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज देने लगे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं आपको अपनी प्रिपरेशन भी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ेगी और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो मैंने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, और साथ में जो मैंने सिलेबस प्रिपेयर करा था, और सिलेबस को मैंने ऐसे नहीं करा था कि सर मैंने पढ़ लिया, बुक्स पढ़ ली या लेक्चर लगा लिया या कुछ देख लिया और बंद कर दिया। नहीं, मैंने हर एक यूनिट के वेरी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। इनफैक्ट आई कैन शो यू इफ यू वांट, शो यू। देखिए मेरे मतलब 3 से 4 रजिस्टर, इवन 3-4 रजिस्टर तो मोटे मोटे भर गए थे, और पतले पतले मेरे 4-5 रजिस्टर पतले भर गए थे। तो मैंने हर एक यूनिट के बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे। देखिए जैसे अब हम इमाइल्ड अल्काइन है, तो इमाइल्ड अल्काइन के मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं, ये पॉइंट वाइज। ये देखिए ये मेरे पूरे वेरी शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से मैंने पूरे सारे यूनिट्स के नोट्स बनाए, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में।
और बाकी मतलब आप जितना अपने नोट्स को कंसाइज रखेंगे, जितना उनको छोटा बनाएंगे, उतना आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी। आप मल्टीपल टाइम्स तभी रिवीजन कर पाएंगे जब आपके पास नोट्स होंगे शॉर्ट। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बुक से रिवीजन कर लूँगा लास्ट टाइम में, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा नेट का सिलेबस छोटा नहीं है, हमारा नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। हम नहीं कर पाएंगे बुक से रिवीजन लास्ट टाइम में, फिर वो रह जाता है, रिवीजन नहीं हो पाता है, क्योंकि बुक्स ऑलरेडी इतनी मोटी होती हैं, आप नहीं कर पाते हैं शॉर्ट में रिवीजन। देखिए ये थिंकर्स का रजिस्टर है मेरा पूरा, इसमें सारे मैंने थिंकर्स के नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स एक बुक से नहीं है कि आपने एक बुक्स पढ़ी, मतलब जहाँ से जो भी चीज़ मिल रही है आप उसमें ऐड करते चले जाएं। अब जैसे ये मेरे रिसर्च के नोट्स हैं, ये मैंने रिसर्च के नोट्स बनाए हुए हैं पूरे, देखिए सारे मतलब शॉर्ट फॉर्म में, टेबल्स में, इस तरीके से बनाए हैं सब कुछ। तो ये मेरे पूरे मतलब और भी रजिस्टर्स हैं जो शॉर्ट नोट्स मैंने जिनमें बनाए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से अपने नोट्स बनाए थे, और इनका मैंने कम से कम तीन बार रिवीजन तो मैंने बहुत अच्छे से करा था। इवन 4th टाइम अगर नहीं हो पाया था तो मैंने 3 बार तो ये नोट्स पढ़ ही लिए थे। और जब भी मैं क्वेश्चन लगाती थी ना, तो क्वेश्चंस में जो चीज़ मेरे सब सिलेबस से होती थी, या मतलब जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस से होते थे, और मान लीजिए वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो मैं अपने नोट्स पे दोबारा जाती थी, मैं चेक करती थी कि वो जो क्वेश्चन है वो मेरे सिलेबस में से है, तो वो मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, या मतलब मैं उसको भूल गई, या मैंने मिसअंडरस्टैंड करा, तो मैं उस चीज़ को जाके देखती थी। अगर मैं भूल गई तो मैं याद करती थी, या फिर मेरे को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती थी तो मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझती थी, जिससे कि वो मतलब अगर मेरे सिलेबस में से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो गलत ना हो। तो मैंने ये मेक श्योर करा कि सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे मेरे सही होने चाहिए। सिलेबस से बाहर आ रहे हैं तो वो कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं पता कि वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे या कहाँ से आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप वो गलत कर रहे हैं, तो मतलब वो ब्लंडर हो जाएगा, फिर आपका मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती थी, पेपर से सॉल्व करती थी, तो जितने भी मेरे सिलेबस से क्वेश्चंस होते थे, या हमारे जितने भी सिलेबस के क्वेश्चन होते थे, मैं सबको बहुत अच्छे से मतलब सॉल्व करती थी। और जहाँ गलत होते थे तो फिर मैं अपने नोट्स को रेफ़र करती थी और देखती थी कि मैंने क्या पॉइंट मिस करा है जिससे कि मेरे क्वेश्चन ही गलत हुआ है। तो ये मेरा प्रैक्टिस वाला पोर्शन हो गया। सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि मैंने सिलेबस कैसे कवर करा, मल्टीपल सोर्स को फॉलो करके एक जगह अपना नोट्स बनाए, और साथ साथ में समझ के नोट्स बनाए, ये नहीं कि बस पढ़ लिया नोट्स बना लिए। और फिर दूसरा, मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस के साथ मैंने रिवीजन करते हुए चली हूँ। ये नहीं सिर्फ कि क्वेश्चंस लगा लिए और बस खत्म हो गया, मैंने अपने नोट्स को भी रेफर करा जहाँ पर मैंने गलत करा। अच्छा, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि मैंने जो क्वेश्चंस जैसे मेरे गलत हो गए, या जो क्वेश्चंस मैंने मिस कर दिए, उसको मैंने कैसे मतलब नोट करा था। अच्छा, ये मेरा दूसरा रजिस्टर है, इसमें भी मैंने नोट्स बना रखे हैं हमारे सोशोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, ये रजिस्टर मेरा वो है जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं या जो मैंने सॉल्व करा है पेपर, तो उनके कैसे कैसे नोट्स बनाए हैं। देखिए, ये है, इस तरीके से क्वेश्चंस लिखा, उसके आगे आंसर लिख लिया। ये जो क्वेश्चन मैं भूल रही हूँ, देखिए क्वेश्चंस लिखा, उनके आगे आंसर्स लिख दिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए, यूनिट वाइज भी कई चीज़ें मैंने सॉल्व करी, तो यूनिट वाइज क्वेश्चन मिले तो वो यहाँ पे नोट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको अपनी मतलब हर चीज़ के नहीं, मतलब देखिए, नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ के नोट्स बनाएं, बट हाँ, जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर में नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि आपने कैसे कैसे सिलेबस कवर किया है। और उसके बाद फिर आप शॉर्ट नोट्स फॉलो कर सकते हैं, या बना लो अपने शॉर्ट नोट्स, उसको बार बार रिवीजन में यूज़ करना, आप मल्टीपल टाइम्स। सो ये हो गया, आपको नोट्स बनाने अपने। बिल्कुल विदाउट नोट्स आप मतलब प्रिपरेशन, मैं मतलब हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अपने नोट्स तो ज़रूर बनाएं। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं और आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, सो आपका एग्ज़ाम क्लियर करना मतलब चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप प्लीज़ अपने नोट्स बनाएं और साथ में प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको भी नोट करें। इससे आपका नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन आपका फिर नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी। ओके, सो आई गेस कि मैंने पेपर 2 हमारा जो सब्जेक्ट का है वो मैंने काफ़ी हद तक आपको बता दिया है कि मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर करा था।
एंड हम आते हैं पेपर 1 पे। देखिए पेपर 1 सबके लिए सेम है, उसमें भी 10 यूनिट्स हैं। तो पेपर 1 के लिए मैंने क्या करा था कि उसमें जैसे एक कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है, वो तो आई गेस सिंपल है, इतना ज़्यादा उसमें है नहीं। कुछ मैथ्स वाले जो पोर्शन है तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा आता था, थोड़ा मैंने प्रिपेयर कर लिया। उसमें भी मैंने सेम अप्रोच अप्लाई करी, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उसके बाद उसका पूरा सिलेबस निकाला। सिलेबस निकाल के देखा कि मुझे कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ और कौन सी ऐसी यूनिट है जो बिल्कुल ही नहीं आती। उसके लिए आप कुछ बुक्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं तो हम पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेपर 1 के लिए जो बुक मैंने मतलब फॉलो करी थी, आपको पता है कि पेपर 1 में हमारी 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में कुछ यूनिट्स हमारी मैथ्स की हैं और एक कॉम्प्रीहेंशन में। तो कुछ यूनिट्स तो ऐसी हैं जो जनरल हैं, जो हम इजीली या मतलब कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिट हमारी हैं जैसे कि टीचिंग है, नेट है, रिसर्च है। तो इन सब के लिए हमें कोई मतलब ऐसा सोर्स चाहिए जहाँ से हमारी फुल कवरेज हो जाए। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं मार्केट में बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, जिनको आप फॉलो करके अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बुक्स भी फॉलो करी थी, एज़ वेल एज़ मैंने यूट्यूब की मदद से भी हेल्प ली थी। प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस तो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जनरल स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से कि आप अगर पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, तो आपका जो नेट क्लियर या जेआरएफ क्लियर करने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें आपका पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर रहे। साथ ही आपको सब्जेक्ट में तो मतलब स्कोर करना ही है। सब्जेक्ट तो देखिए कहीं ना कहीं सबका स्ट्रॉन्ग ही होता है, बट जो एज क्रिएट होता है ना, वो हमारे पेपर 1 से एज क्रिएट होता है। तो आप कोशिश करें कि आपका पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर रहे। जैसे मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरा स्कोर 35 के अराउंड या 30 to 35 के आसपास था। तो जो कि मतलब एक सही स्कोर माना जाता है। बट अगर आपका इससे कम स्कोर रह रहा है तो आपका मतलब फिर नेट क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपका पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर रहे। सो मैंने पेपर 1 के लिए यही मतलब अप्रोच अप्लाई करी थी कि पहले मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। और साथ ही जैसे जो कुछ मैथ्स के यूनिट्स हैं उसमें हमें बहुत डीप मैथ्स नहीं पढ़ना है कि हमें हर एक टॉपिक को बहुत वास्ट लेवल पे जाके पढ़ना है। हमें देखना है कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। जैसे कि मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लेवल के या एसएससी लेवल के नहीं आते, क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं। तो आप उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके और आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें तो आपका ईजीली वो हो जाएगा वहाँ से। तो आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उन मैथ्स की यूनिट्स को टैकल कर सकते हैं। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है, हायर एजुकेशन है और पीपल एंड एनवायरनमेंट है। ये यूनिट्स कुछ ऐसी हैं जो आपको इनमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। और जैसे हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरनमेंट जो है, इसमें आपको करंट से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा करंट से अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे कि हायर एजुकेशन पॉलिसी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो वो उसने मतलब कहीं ना कहीं मतलब करंट वाला मतलब हायर एजुकेशन है, पीपल एनवायरनमेंट है, इसमें थोड़े से करंट से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इनमें थोड़ा सा करंट देख सकते हैं। सो इस पेपर के लिए आपके पास कई सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, एज वेल एज आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री क्लासेस। और मैं आपको ये बोलूँगी कि आप किसी का भी कोर्सेस या कोई भी चीज़ तभी परचेज़ करें जब आपको लगे कि आपका पैसा उस चीज़ में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है, आपको उस चीज़ के रिटर्न्स मिलेंगे। आप किसी भी चीज़ में अपना पैसा डाल के मत फंसाइएगा। आप पहले खुद से देखिए कि आपको कौन सी चीज़ की कितनी कहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, उसके बाद में आप कहीं पे भी अपने पैसे लगाइए या कहीं पे भी कुछ भी ज्वाइन करिए। आई वुड से कि आप ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यही करा था, मतलब कि मल्टीपल जगह से चीज़ें पढ़ी थी और सोर्सेज फॉलो करे थे। जहाँ टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत थी वहाँ गाइडेंस ली, मतलब और जहाँ पे बुक्स की गाइडेंस की ज़रूरत थी बुक्स ली, प्रैक्टिस करी, मल्टीपल टाइम रिविजन्स करे थे। और उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था। और एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का ना एक फिक्स्ड कोई अप्रोच नहीं होता, लेकिन हाँ एक वो होता है कि आपको कुछ पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका जब एग्ज़ाम खुलेगा तो उसमें आपको दोनों पेपर एक साथ ओपन हो जाते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो आपको पेपर बहुत अच्छे से मतलब अवेयर रह के अटेम्प्ट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो सिलेबस से आ रहे हैं, आप उनको गलत कर रहे हैं
या क्वेश्चंस आपके मतलब जाने हैं लेकिन आप उनको सिली मिस्टेक से गलत कर रहे हैं, वो सब आपको नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से पेपर की एक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी कि आप पेपर 1 पहले करेंगे या पेपर 2। जैसे मैंने क्या करा था कि मेरा पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन कंपैरिजन टू पेपर 1, तो मैंने पेपर 2 पहले सॉल्व कर लिया था। उसको मैं 1 घंटे में या 1 घंटा 10 मिनट में 15-20 मिनट में पूरा करके रख देती थी। उसके बाद मैं अपना जितना भी टाइम होती थी वो पेपर 1 को सॉल्व करने में लगाती थी और ट्राई करती थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूँ उतने करूँ। और उसके बाद मैं फिर अपना जो क्वेश्चंस मेरे रिव्यू के लिए रखे हुए थे वो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती थी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको मतलब सारे क्वेश्चंस ही करने चाहिए। तो मेरा अप्रोच ये रहता था और मैं हर एक क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ती थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते थे कि जो ऑप्शन से सॉल्व हो सकते हैं। लाइक अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन जब आपने ऑप्शन पढ़े तो आपको ऑप्शन से कहीं ना कहीं आंसर आप गेस कर पा रहे हो, तो ऐसे भी होते हैं कुछ क्वेश्चन। और पेपर में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, मतलब आपको ये नहीं कि आप बस पेपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बस लगाए चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, अवेयर होकर अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। और आप जब अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और मेरी यही थी पूरी स्ट्रैटेजी। अदर दैन दैट मैंने कुछ मतलब, लेकिन हाँ मैंने बहुत मेहनत करी थी सीरियसली। कोई भी चीज़ कोई भी इंसान को आप ऐसे नहीं बोल सकते या मैं ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ बस इजीली हो गया। मतलब मेरा कोई मतलब जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, अभी भी इन द टाइम राइट नाउ ऑल्सो आई एम ए स्टूडेंट, मैं अभी भी प्रिपरेशन मोड में ही हूँ। बट इज़ दैट कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरा बहुत अच्छा प्रिपेयर है, तो मैं आपको उसके लिए अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। और बाकी तो हम साथ मिलके अपनी जर्नी पूरी तय करेंगे और साथ मिलके अपना गोल अचीव करेंगे। सो दैट्स इट, यही मेरी जर्नी थी। और बहुत हर कोई चीज़ आप जो भी कर रहे हैं बहुत मेहनत लगती है उस चीज़ को करने में। मैंने किया है, मुझे पता है, और अभी भी कर रही हूँ मैं। आई नो आप लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। बस खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे आप ये विश्वास रखिए कि हाँ आप कर लेंगे। आपको किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है अपनी चीज़ें, अपनी चीज़ों को फॉलो करना है। लाइक जब मुझे टाइफाइड हो गया था तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं पेपर भी नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मतलब अंदर से जो एक वो था कि हाँ यार मुझे देना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी है और शायद मेरा हो जाएगा। तो उस चीज़ ने मुझे मतलब बहुत आगे लेके गई। वो मैं पेपर भी अटेम्प्ट करी, मेरा पेपर क्लियर भी हुआ। तो आपको अंदर अपने अंदर ना एक होप रखनी होती है। लाइक आपको मतलब किसी भी सिचुएशन में झुकना नहीं है या हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़े चले जाना है। आपको मतलब तब तक नहीं रुकना जब तक आप अपनी चीज़ों का अचीव ना कर लें। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्ट्रेटेजी मतलब अपने रिसोर्सेज से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। और अब बाकी आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको क्या और चीज़ों से रिलेटेड वीडियो देखना है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आपको रूटीन बताऊं कि मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मेरा क्या रूटीन रहता था, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और बाकी हमें क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। नोट मेकिंग, जो भी आप चाहते हैं उन सब चीज़ों पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें। एंड आई होप कि मैं आपको आपके गोल्स आपके गोल्स के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ और हम सब साथ में मिलकर अपनी जर्नी पूरी करेंगे। और आप मुझे बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, नोट मेकिंग, रिसोर्सेज, रूटीन, एनीथिंग। आई विल लव टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच। यही था मेरा पूरा स्ट्रेटजी कि मैंने अपना नेट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद एन इंटरेस्टिंग आइडिया। आप मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए और आई विल हेल्प यू आउट। ओके बाय।